हेलो एवरीवन। आज हम आपको एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 to 14 5 से लेकर 14 तक पढ़ाएंगे। शुरू के जितनी भी बेसिक डिफिनेशंस या कह सकते हैं इंटरप्रिटेशंस थे वो हम सब देख चुके हैं आपको डे 12 पर। यह आज का डे 13 है। एक अध्याय हो चुका हम लोगों का। आज हम लोगों का दूसरा दिन है एविडेंस एक्ट का और दूसरी अध्याय है जिसमें हम धारा 5 से लेकर धारा 5 से लेकर 55 तक चलेगी। कई दिन चलेगी ये अध्याय। सबसे पहले हम देखें ये अध्याय चूँकि जो अध्याय 2 है ये तथ्यों की सुसंगति के विषय में है। हम सब कुछ इंट्रो में आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारा इससे पहले डे 12 वाला वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको बिना देखे आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी आ जाएगी धारा 5, यहाँ से शुरू होगा। एविडेंस एक्ट की धारा 5 कहती है विभागक या विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। क्या मतलब है? किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादित या सुसंगत तथ्य का साक्ष्य ऐसे तथ्य के अस्तित्व अनस्तित्व होने या ना होने के बारे में दिया जा सकेगा। कहने का मतलब है ये धारा जो आपकी धारा 5 है ये साक्ष्य अधिनियम की आधारशिला है, साक्ष्य विधि की आधारशिला कहलाती है ये धारा 5। कहा गया है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो भी तथ्य जो हैं वो विभागक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व अनस्तित्व या उनके अस्तित्व के होने के या ना होने के बारे में सिर्फ उन बातों का आप साक्ष्य दे सकेंगे और किसी बात का साक्ष्य न्यायालय में नहीं दिया जाएगा। फिर आ जाइए आप धारा 6 पर। धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले एक ही समव्यवहार के भाग। धारा 6 साक्ष्य अधिनियम की मेंस के हिसाब से भी पूछी जाती है। इसको रेस जेस्टी कहते हैं या रेस जेस्टी कहते हैं। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। होता क्या है, वर्ड्स एज इट इज़ लिखना होते हैं आपको इसमें, क्योंकि बहुत कम शब्द हैं धारा में, एज इट इज़ लिखना होंगे। जो तथ्य विभाग ना होते हुए भी किसी विभागक या विवादित तथ्य से इस प्रकार संशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जो तथ्य विभागक ना हो या विवादित ना हो, मगर वो विवादित तथ्यों से या विभागक तथ्यों से इस प्रकार संसक्त मीन्स कनेक्टेड हो कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हों। कहने का मतलब है कोई भी तथ्य अगर एक ही समव्यवहार के भाग है तो वे सुसंगत हैं, चाहे भले ही वो विभागिक तथ्य हो या ना हो, मगर उनसे अगर कनेक्टेड है तो उनको भी सुसंगत माना जाता है, चाहे वो उसी समय और उसी स्थान पर घटित हुए हों या विभिन्न समयों या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। क्योंकि धारा बहुत छोटी इसलिए इसमें आपको केस लॉज लिखना दो केस लॉज हमने आपको पढ़ाए हैं इसमें। पहला है रटन या रतन बनाम क्वीन 1971। इसमें शॉर्ट में सिर्फ एक बात याद रख लीजिएगा, टेलीफोन पर सूचना। एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसमें एक महिला के ऊपर किसी ने गोली चलाई थी। उस महिला ने टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल किया, कहा कि हम फला जगह रहते हैं, ये मकान नंबर है, प्लीज़ हमारी पुलिस को सूचना दे दीजिए, पुलिस हमारी मदद कर दे। इतना कहते कहते ही फ़ोन कट गया। ऑपरेटर ने चूँकि मकान नंबर वगैरह सब लिख लिया था टेलीफोन ऑपरेटर ने, इसलिए तुरंत उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस उनके घर पर पहुंची। तब तक महिला जो थी वो मर चुकी थी। इस मतलब जब विचारण शुरू हुआ तो इस मामले में ये माना गया कि ये फ़ोन करना प्लस उसको गोली मारना, फ़ोन करना, ये सब एक ही समव्यवहार के भाग हैं। दूसरा निर्णय आर बनाम फोस्टर 1834 का है। इसमें आप ब्रैकेट में सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा, गवाह ने भागता हुआ ट्रक देखा। हुआ क्या था, एक व्यक्ति को संभवतः ट्रक ने कुचल दिया था और जब दूसरा जो गवाह जिसने गवाही दी थी उसने देखा कि ट्रक बहुत अनियंत्रित तरीके से चला रहा था, ड्राइवर लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। और जब उस पीछे गया थोड़ा सा अपने रास्ते पर तो देखा एक व्यक्ति कुचला हुआ पड़ा था। तो संभवतः इस ट्रक वाले ने ही उस व्यक्ति को दबाया होगा। इस आधार पर इस निर्णय हुआ और ट्रक ड्राइवर को सज़ा दी गई कि चूँकि ये एक ही समव्यवहार का भाग माना गया था। न्यायालय ने इसको
धारा 6 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार रेस जेस्टे का लाभ दिया। फिर आप धारा 7 पर आ जाइए। धारा 7 कहलाती है साक्ष्य अधिनियम की वे तथ्य जो विभागक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम है। ब्रैकेट में देखिए हेतुक, यहाँ पर तथ्य जो हिंदी में शुरू हुए हैं वो उनको आप समझ लें। प्रसंग कहते हैं ओकेजन को, हेतुक कहते हैं कॉज को, और परिणाम कहते हैं इफेक्ट को। ब्रैकेट में हमने OCE लिख दिया है। कहीं पर भी अगर किसी घटना से संबंधित कोई तथ्य हैं जो उस ओकेजन से संबंधित हैं या उसके कॉज हैं या उनका इफेक्ट दर्शित कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे तथ्य सुसंगत होंगे धारा 7 के अनुसार। यहाँ पर सिर्फ आप एक याद रखिएगा, इलिस्ट्रेशन है ये गुत्थम गुत्था हमने ब्रैकेट लिख दिया है। जैसे ये इसमें इलिस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि कुछ गीली मिट्टी थी, वहाँ पर किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी, तो वहाँ पर निशान गीली मिट्टी की वजह से वो लोग लड़े झगड़े थे, इसलिए वहाँ पर उनके जैसे गिरे होंगे तो किसी का हाथ मिट्टी में घुसा है, इस तरह से गुत्थम गुत्था हुई होगी, इस तरह के प्रमाण मिले थे। तो इस तरह से ये बताया, ये प्रमाण जो थे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए और ये माना गया कि ये इसी का इफेक्ट थे, कॉज थे या इसी मौके से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट धारा नहीं है मगर ये 3 चीज़ें इससे संबंधित हैं। धारा 8 जो है साक्ष्य अधिनियम की इंपॉर्टेंट है। हेतु, वहाँ हेतु था या हेतु है, हेतु को कहते हैं मोटिव, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। समझ लीजिए, बिल्कुल पहले 2 शब्दों को समझ लीजिए। इसमें हमने ब्रैकेट में लिख दिया MPP, M फॉर मोटिव, P फॉर प्रिपरेशन और अगला P का मतलब है प्रीवियस और सब्स्टिट्यूट कंडक्ट। कहने का मतलब है पहले 2 पॉइंट हेतुक और तैयारी को समझ लीजिए। कोई तथ्य जो किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतुक या तैयारी दर्शित या गठित करता है तो वो तथ्य सुसंगत है। ठीक, किसी तथ्य से ये पता लगे कि वो किसी से की तैयारी से संबंधित है या किसी उसमें कोई मोटिव नज़र आ रहा है तो वो सुसंगत होता है। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन में मोटिव ढूंढते हैं, मोटिव तलाश करते हैं। दूसरी चीज़, किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार का आचरण जिसके संबंध में कोई अपराध किसी आपराधिक कार्रवाई का विषय है, यदि ऐसा आचरण किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है, चाहे वो उससे पूर्व का हो या पश्चात का। कहने का मतलब है अगर किसी कार्रवाई जिसका की विचारण हो रहा है या कार्रवाई होना है या जिससे संबंधित अपराध हुआ है, तो अगर किसी पक्षकार या उसके किसी अभिकर्ता का कोई आचरण ऐसा हो जो विवादित या सुसंगत तथ्यों को प्रभावित करता हो, चाहे वो आचरण उसी वक्त शो हो रहा हो या पहले से दर्शित हो, इस तरह का आचरण क्या होता है, उस मामले में सुसंगत तथ्य माना जाता है। दृष्टांत किसमें समझ लें। प्रश्न है ये है कि क्या का को लूटा गया। ये धारा एग्जैक्टली आपको आगे भी काम आएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहे हैं। धारा 157 में ये धारा 8 काम आती है। तो ये प्रश्न उठता है कि किसी प्रश्न ये है कि का को लूटा गया। का ये कह रहा है का ने लूट के तुरंत बाद क्या किया, परिवाद किया कि उसने परिस्थितियां बताई कि इस तरह से हमको लूटा गया। तो इसका मतलब ये जो उसको लूटा गया जाने वाली बात है तो ये सुसंगत तथ्य है कि हाँ लूटा गया होगा तभी ये परिवाद कर रहा है। अगर ऐसा का आदमी जिसको लूटा गया है ये परिवाद के बिना कहे कि मुझे लूटा गया है तो इसकी बात को सुसंगत नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ये आदमी अपने बयान देने के बाद मर जाता है तो धारा 32(1) के अनुसार या फिर धारा 157 एविडेंस एक्ट की धारा है, इसमें इनको संपोषक तथ्य के आधार पर इसके वचन को लिया जा सकता है। इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुब्रमण्या बनाम कर्नाटक राज्य 2022। हम लेटेस्ट केस लॉज भी आपको इन धाराओं के साथ दे रहे हैं क्योंकि एविडेंस एक्ट में धाराएं जो होती हैं उनमें मैटर बहुत कॉम्पैक्ट होता है और बहुत टिपिकल होता है, तो आपसे शब्दों में गलतियां हो जाती हैं। तो उसलिए आप क्या करें, केस लॉ को ज़रूर लिख दें, तो जो गलती आपके शब्द लिखने में हो जाएगी तो उसकी भरपाई आपका केस लॉ कर देगा। ये सुब्रमण्या बनाम कर्नाटक राज्य IR 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये धारा 27, सारी धाराएं एविडेंस एक्ट की हैं, धारा 27, धारा 30, धारा 8, इन सारी धाराओं से और CRPC की धारा 378 इन सबसे संबंधित है। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है कि धारा 27 अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, 30 में सहअभियुक्त की स्वीकृति होती है। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या
बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसमें पूरा मामला आप पढ़ लेंगे, हम समराइज भी कर दे रहे हैं कि सह अभियुक्त जो था उसकी संस्वीकृति पर आधारित मामला था ये पूरा, और संस्वीकृति न्यायिकोत्तर थी, न्यायालय के बाहर दी गई थी। तो पहली बात तो संस्वीकृति जो न्यायिकोत्तर होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए कोर्ट को। तो हुआ क्या था, विचारण न्यायालय ने क्या किया इस केस में, इस पूरे मामले में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को जो था दोष मुक्त कर दिया था। तो दोष मुक्ति के बाद जब अपील हुई उच्च न्यायालय में, तो वो उच्च न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दी। दोष सिद्धि के बाद चूंकि विचारण न्यायालय के मामले को उलट दिया, दोष सिद्धि हो गई, तो दोष सिद्धि के बाद जो था अभियुक्त फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, विचारण न्यायालय के आदेश को आक्षेपित करके जो आदेश पारित किया है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि विचारण न्यायालय ने तर्कपूर्ण ढंग से सारे तथ्य लेने के बाद व्यक्ति को दोष मुक्त किया था। फिर अब अगले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही अभियुक्त की सूचना पर जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई थी धारा 27 के अनुसार वो सब ग्राह्य नहीं हो, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि धारा 8 के अनुसार अभियुक्त के बारे में भले ही आचरण जो है उसका सुसंगत था इन सब मामलों में और लग रहा था कि अभियुक्त दोषी हो सकता है, तो सिर्फ आचरण के जो धारा 8 कहती है आचरण की सुसंगता के आधार पर और एक सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार मात्र से आप क्या करते हैं किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर सकते, दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर फाइनली दूसरा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेतु जो होता है, मोटिव जो होता है, किसी भी मामले की परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध मजबूत संदेह उत्पन्न करता है, मगर संदेह कितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए अभियुक्त की दोषिता का सबूत के रूप में प्रतिस्थापित नहीं हो सकता। कहने का मतलब है विचारण न्यायालय ने जो संदेह था उसका लाभ अभियुक्त को दिया था और अभियुक्त को दोष मुक्त किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संदेह का लाभ था उसे अभियुक्त को ना देके अभियोजन पक्ष को दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। कहा कि हम उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हैं और विचारण न्यायालय की जो दोष मुक्ति का निर्णय था वो ठीक था, क्योंकि उन्होंने तर्कपूर्ण कार्य किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त के हक में फैसला देके इस मामले को निपटाया। केस को हमने आपको पूरा समझा दिया। ये 3 जगह केस आएगा आपका, अभी धारा 27 में भी हम समराइज करेंगे। 3 जगह धाराओं में ये 3 जगह प्रश्न मिलेगा आपको, केस लॉ मिलेगा। इस तरह से धारा 8 आपकी हो गई। फिर आ जाइए आप धारा 9। धारा 9 इंपॉर्टेंट है, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरा स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। इस धारा 9 को पूछा जाता है शिनाख्त परेड, शिनाख्त परेड किस धारा में है, तो धारा 9 में शिनाख्त परेड है या पहचान परेड, कई एक नामों से इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, शब्द इसी तरह से लिखना है जो हम बता रहे हैं आपको। वे तथ्य जो विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरा स्थापन के लिए आवश्यक हैं अथवा जो किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं अथवा जो किसी वस्तु या व्यक्ति की जिसकी पहचान सुसंगत हो पहचान स्थापित करते हैं, तब वे तथ्य वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब हुआ किसी बात को स्पष्टीकरण देना है, स्पष्टता उसको प्रूव करना है, स्पष्ट करना है किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तत्व को, तो या उनको स्टेबल करना है, तो सुसंगत तथ्य या विभागक तत्व से संबंधित वो सारे चीज़ें जो सुसंगत तत्व या विभागक तत्वों का समर्थन करती हैं या खंडन करती हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, या फिर किसी व्यक्ति की पहचान से संबंधित हैं तो उन सब चीज़ों को क्या होगा, उस प्रयोजन के लिए जहाँ पर इन सब की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें चाहे वो पहचान से संबंधित हों या जो भी तथ्य पहले कहे गए हों उनके स्पष्टीकरण या उनका फाइनली डिक्लेरेशन हो, इन सब के लिए सुसंगत माने जाते हैं। यही कहलाती शिनाख्त परेड। कहने का मतलब है कहीं पर अगर पहचाना जाए किसी व्यक्ति को तो वो एक शिनाख्त परेड होती है
जो अभियुक्त व्यक्ति को पहचानने की परेड होती है तो शिनाख्त परेड कहलाती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें केस है राजा बनाम राज्य। जो राजा बनाम राज्य केस है ये पुलिस निरीक्षक के माध्यम से दाखिल किया गया था और इसमें पहचान परेड के आधार पे ही दोष सिद्धि की गई थी। 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, राजा बनाम राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सिर्फ शिनाख्त परेड के आधार पर दोष सिद्धि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिनाख्त परेड जो है हालांकि अन्वेषण का एक हिस्सा है, मगर ये शिनाख्त परेड बहुत अहम सबूत होता है। हालांकि ये संपोषक साक्ष्य होता है, सारवान साक्ष्य नहीं है, फिर भी अगर शिनाख्त परेड प्रॉपर है, अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ है और वो व्यक्ति अभियुक्त को पूरी तरह से पहचान रहा है, तो सिर्फ इस शिनाख्त परेड के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, इसीलिए केस लॉ हमने लिख के दिखा दिया। एज इट इज आप लिखेंगे, अगर आपको 20 नंबर में भी एक प्रश्न आ जाए तो आप ये केस लॉ के साथ ये हमारा मैटर लिख दीजिएगा, आपको 20 में 20 नंबर मिलेंगे। फिर आप आ जाइए धारा 10 पर। बहुत छोटी सी धारा है, सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। इसमें सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। इसमें होता यह है, षड्यंत्रकारी मान लीजिए किसी अपराध को अंजाम देते हैं तो भले ही वो आपस में एक दूसरे को ना जानते हो, मगर उन लोगों से जैसी बातें बताई जाती हैं एक दूसरे के संबंध में, तो ये सब लोग मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और ये सब लोग संयुक्त रूप से दायी होते हैं। ये सब लोग षड्यंत्र में जब शामिल होते हैं, इनके द्वारा कही गई या एक दूसरे के मिलने से संबंधित बातें जो होती हैं वो सब सुसंगत बातें होती हैं। इनको इनके विरुद्ध दोष सिद्धि में काम में लाया जाता है। धारा 11 पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत ज़्यादा मेंस में आती है, प्री में भी आती है। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। इस धारा को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं या अनंत उपस्थिति कहते हैं। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब है कि आप मौके पर थे ही नहीं जहाँ पर घटना हुई थी, तो ये कहलाती है अनंत उपस्थिति, कि हम वहाँ थे ही नहीं जहाँ पर, तो आप हमारे ऊपर अपराध कैसे थोप सकते हो। तो ये बात भी आपको ही सिद्ध करना होती है। ये धारा जो है आपका एविडेंस एक्ट की धारा 106 से संबंधित है, जहाँ पर अभियुक्त को खुद साबित करना होता है कि वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। अब हम समझ लें इसमें आपको लिखना क्या है। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। तो ये सब जो तथ्य सीधे सीधे सुसंगत नहीं होते हैं वो भी सुसंगत माने जाते हैं दो अवस्थाओं में। पहली अवस्था है यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। अगर ऐसे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से एकदम असंगत हो तो वो भी सुसंगत मान लिए जाते हैं। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनिश्चित अत्यधिक अधिसंभाव या अनधिसंभाव बनाते हैं। कहने का मतलब कोई तथ्य ऐसे हैं जो अकेले या किसी के साथ मिलकर विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से के अस्तित्व या अनिश्चित को या तो बहुत ज़्यादा संभव बना देते हैं या बिल्कुल लगभग असंभव बना देते हैं। कि जैसे मान लीजिए घटना हुई बॉम्बे में और आप उसके जस्ट आप उपस्थित थे दिल्ली में, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दिल्ली से बॉम्बे आदमी 10 मिनट में पहुंच जाए। या फिर आसपास में ही आप थे तो यहाँ पर यह संभव है कि आप घटना में या अपराध में शामिल रहे हो। तो इस तरह से या तो बिल्कुल अनधिसंभाव बना दे मामले को या बिल्कुल अधिसंभाव, तो वहाँ पर भी ये तथ्य सुसंगत होते हैं। इसमें एक केस लॉ है विकास पांडे बनाम बिहार राज्य, इसमें 2004 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अभियुक्त ये साबित करने में असफल हो जाए कि वो घटना के टाइम वहाँ पर नहीं था, कहने का मतलब है ये कार्य जो है अभियुक्त का होता है कि वो साबित करे कि घटना के समय वो कहीं और उपस्थित था। और मान लीजिए अभियुक्त ये साबित करने में असफल रहा कि वो कहीं और उपस्थित था, तो सिर्फ इस आधार पर कि वो सिद्ध नहीं कर पाया, आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, अभियोजन पक्ष ये नहीं कह सकता कि वो घटना में शामिल था। इसके साथ आपको और भी साक्ष्य देना पड़ेंगे कि वो घटना में शामिल था। सिर्फ अगर वो अनंत उपस्थित होने का साक्ष्य ना दे पाए, इस मात्र इस आधार पर आप दोष सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया विकास पांडे बनाम बिहार राज्य 2004 सुप्रीम कोर्ट में। फिर आप आ जाइए धारा 13 में, जब अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य।
ये इंपॉर्टेंट धारा है। ये इसमें यहाँ पर तथ्यों की बात हुई है, अगर राय की बात होगी तो यही सेक्शन आ जाएगा। आपको 48 सेक्शन में भी पढ़ाएंगे हम। एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम अलग से धारा कोई विधि ना बताएं तो आप एविडेंस एक्ट ही मान के चलिएगा। समझ लें इसको कैसे क्या करना है। जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, वहाँ निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है। अगर कोई अधिकार या रूढ़ी, रूढ़ी कहते हैं कस्टम को, कोई बात चल रही है तो वहाँ पर दो बातें सुसंगत होती हैं। पहली बात, कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत रूढ़ी या अधिकार का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। कहने का मतलब है कोई ऐसा संव्यवहार जिसके बारे में, जिसका प्रश्न चल रहा है, जो प्रश्नगत बात है उसके बारे में रूढ़ी अधिकार का कोई हाँ कर रहा हो। ऐसे प्रत्याख्यान को हमने, प्रख्यान कहते हैं असर्टेड को हाँ करना, प्रत्याख्यान कहते हैं डिनाय, मना करने को। हाँ या ना कह रहा है तो उस संबंध में ये बात एक सुसंगत हो जाती है। दूसरी चीज, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वे अधिकार या रूढ़ी के अनुसरण में नहीं किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए एविडेंस एक्ट की लैंग्वेज काफ़ी टफ है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कोई ऐसा उदाहरण दिया गया हो। दूसरे पॉइंट में बताया गया है, पहली बात में, पहले पॉइंट में बताया गया है कोई संव्यवहार ऐसा हो जो ये बताए कि हाँ इसमें ऐसा हुआ था या इसमें ऐसा नहीं हुआ था, जो अधिकार या रूढ़ी से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा उदाहरण दिया जाए जिसके अनुसरण में आप कह सके कि हाँ ये रूढ़ी अधिकार से संबंधित है। एक ही इलस्ट्रेशन, दृष्टांत इसमें हम देंगे और दोनों बातें इसमें, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। समझ लें आप। प्रश्न यह है कि क्या काका एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है। मीन क्षेत्र कहते हैं फिशरी को, कि काका क्या अधिकार है, ये बात प्रश्नगत थी। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, जो ए में हमने बताया है, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। काके पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, काके पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक, ये हो गया ए पॉइंट का क्लियरिफिकेशन कि काके पूर्वजों का वो मीन क्षेत्र प्रदान किया गया था काको, उसके विलेख हैं, उसके कागज हैं उसके पास मौजूद। ये तो हो गया संव्यवहार की, या पिता द्वारा उसने, उसके काके पिता ने उस खेत, उस मीन क्षेत्र को, उस तालाब को जिसमें मछलियां पलती हैं, उसको किसी को बंधक दिया था। ये तो हो गया, ये संव्यवहार हो गया रूढ़ी या अधिकार से संबंधित, कि उसके बाप दादाओं की एक तालाब था, अधिकार में था। दूसरी बात उदाहरण की जो आई है वो समझ ले, विशिष्ट उदाहरण जिसमें काके पिता ने उदाहरण का पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिसमें अधिकार का प्रयोग काके पड़ोसियों द्वारा रोका गया था। कहने का मतलब है एक उदाहरण दिया गया था कि जब ये इनके पड़ोसी, जो खेत वाले जो तालाब था, इनके पड़ोसियों ने एक बार इनके पिता को रोका था कि आप इसमें मछली नहीं पाल सकते। तो ये एक उदाहरण हो गया रूढ़ी के बारे में। मतलब ये पुराने लोग ऐसा बताएंगे कि भैया ऐसा हुआ था, एक बार ये मछली पालने गए थे तो इनको पालन के लिए पड़ोसी ने रोका था। इसका मतलब ये बात सुसंगत है। और दूसरी चीज़ ये हो गई उदाहरण से संबंधित, कि अगर ये ऐसा रूढ़ी का उदाहरण दिया जा रहा है तो वो रूढ़ी का उदाहरण सुसंगत होता है। एक बात यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दी कि प्रथा और रूढ़ी दोनों लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। सिर्फ अंतर इतना होता है कि प्रथा जो होती है उसमें प्राचीनता होना ज़रूरी है, नहीं है। प्रथा चली आ रही है, कब से चली आ रही है ये ज़रूरी नहीं है। रूढ़ी का पुराना होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी धारा आज के सेक्शन की है, धारा 14, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। कोई भी तथ्य, देखिए कौन कौन से तथ्य हैं इसमें आप क्लियर समझ लीजिए। मन की कोई भी दशा, जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति बैर या सद इच्छा दर्शित करने वाले, या शरीर या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं जबकि ऐसी दशा का अस्तित्व विभाग या सुसंगत हो। कहने का मतलब है धारा 14 वहाँ पर लगेगी जहाँ पर कोई ऐसे तथ्य जो मन या शरीर की दशा से संबंधित हैं और उनका अस्तित्व विवादित है, तो ऐसे तथ्यों में ऐसी आपको ज्ञान, आशय, सद्भाव, उपेक्षा, ये सब साबित करने का आपको अधिकार होगा। ये तथ्य सारे सुसंगत होंगे। मगर इसमें दो स्पष्टीकरण है, उसको समझ ले। पहला स्पष्टीकरण है, सुसंगत होने के लिए मन की दशा साधारणता नहीं बल्कि प्रश्नगत विशिष्ट विषय में अस्तित्व में होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये जो मन की दशा होती है ये साधारण दशा नहीं होना चाहिए। उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि विशेषता इस केस में ऐसी इसकी मानसिक दशा थी। जैसे इसमें आप अक्सर एक प्रश्न पाते हैं कि किसी आदमी ने आपको गाड़ी
त्रुटिपूर्ण गाड़ी दे दी जिससे आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप केस करते हैं कि ये गाड़ी जो त्रुटिपूर्ण गाड़ी देने का अभ्यासता उपेक्षावान है व्यक्ति। तो अभ्यासता उपेक्षावान अगर आप कहेंगे तो ये वर्ड जो हो जाएगा, ये शब्द जो हो जाएगा वो विसंगत हो जाएगा, सुसंगत नहीं रहेगा। उस विशेष केस में तो आप कह सकते हैं कि हमको गाड़ी इन्होंने त्रुटिपूर्ण दी। अभ्यासता उपेक्षावान कहने से ये तथ्य विसंगत हो जाता है। अभ्यासता नहीं लगाएंगे, विशेष कार्य के लिए लगाएंगे तो वो तथ्य सुसंगत हो जाएगा। आखिरी बात समझ लें, दूसरा स्पष्टीकरण, पूर्व दोष सिद्धि भी अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है पहले, तो आप उसके दोष सिद्ध के कागज पेश कर दीजिए, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, सुसंगत हो जाती है। कुल मिला के 25 मिनट हो चुके थे, हमने आपसे कहा था 20 या 25 मिनट लेंगे। ये मैटर पूरा हो गया। अगर कोई असुविधा हो तो आप हमारे नंबर 9450777067 पे कॉल करिएगा। प्रत्येक दिन आप देखेंगे 12 दिन के बाद डे 12, डे 13, डे 14 इस तरह से आपको एविडेंस एक्ट मिल रहा है। और कोई भी असुविधा होने पर आप हमसे कमेंट के ज़रिए हमसे बात करिए। सारे लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।